शनिवार देर रात पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के कई जिलों में भारी हवाई हमले किए हैं। खासकर बेसूद जिले में पाकिस्तानी सेना ने एक घर को निशाना बनाया, जिसमें एक ही परिवार के लगभग 23 लोग मलबे में दब गए। घटना के समय परिवार सो रहा था। स्थानीय पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। अब तक 4 लोगों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया है। बाकी लोगों को निकालने के लिए अभियान जारी है। स्थानीय मीडिया के अनुसार पुलिस अधिकारी सईद तैयब हम्माद ने बताया कि घर को बुरी तरह क्षतिग्रस्त किया गया और इलाके में हड़कंप मच गया है। इस हमले में कई लोगों की मौत हो चुकी है। बताया यह भी गया कि जिस रिहायशी इमारत को निशाना बनाया गया उसमें एक मदरसा भी संचालित हो रहा था। पाकिस्तान ने सिर्फ बेसूद ही नहीं बल्कि बरमाल और उरगुल जिलों के साथ साथ नंगरहार प्रांत के खगियानी और गनी खेल जिलों पर भी हवाई हमले किए हैं। पाकिस्तान का दावा है कि इन हमलों का लक्ष्य तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी और आईएसकेपी के ठिकाने थे। पाकिस्तानी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने कहा कि किसी भी रिहायशी इलाके को जानबूझकर निशाना नहीं बनाया गया। हालांकि स्थानीय अफगान अधिकारियों ने कहा है कि सबसे अधिक नुकसान रिहायशी इलाकों को ही पहुंचा है और नागरिक भी मारे गए हैं। इस हमले में इलाके में तनाव और भय का माहौल पैदा कर दिया है। अफगान तालिबान ने पाकिस्तान की इस कार्रवाई पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। तालिबान नेतृत्व ने कहा कि पाकिस्तान ने उनकी हवाई सीमा का उल्लंघन किया है। जवाबी कार्रवाई का अधिकार उनके पास भी है। काबुल और कंधार में आपातकालीन मीटिंग बुलाई गई और सऊदी, कतर और तुर्की को भी इस हमले की जानकारी दी गई है। अफगान अधिकारियों का कहना है कि सही समय आने पर पाकिस्तान को इसका माकूल जवाब दिया जाएगा। तो पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक से अफगानिस्तान ने भी अपनी तरफ से तीखी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि इस नुकसान का खामियाजा पाकिस्तान को उठाना पड़ सकता है। उधर पाकिस्तानी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का कहना है कि किसी भी रिहायशी इलाके को जानबूझकर निशाना नहीं बनाया गया। स्थानीय अफगान अधिकारी ये जरूर कह रहे हैं कि सबसे अधिक नुकसान रिहायशी इलाकों को ही पहुंचा है और कई नागरिक इसमें मारे गए हैं। इलाके में तनाव है, भय है। अफगान तालिबान ने पाकिस्तान की कार्रवाई पर कड़ी प्रतिक्रिया दी और कहा है स्पष्ट रूप से कि हवाई सीमा का उल्लंघन किया गया है पाकिस्तान की तरफ से और जवाबी कार्रवाई का अधिकार अफगानिस्तान के पास भी है। काबुल और कंधार में आपातकालीन मीटिंग बुलाई गई और सऊदी, कतर और तुर्की को भी इस हमले की जानकारी दी गई। अफगान अधिकारियों का कहना है कि सही समय आने पर पाकिस्तान को इसका माकूल जवाब जरूर दिया जाएगा। इधर बात पूर्वी लेबनान की भी कर लेते हैं, जहां इजरायली हवाई हमलों ने हिजबुल्लाह समूह और स्थानीय समुदाय को हिला कर रख दिया है। हिजबुल्लाह के अधिकारियों के अनुसार इस हमले में 8 सदस्य मारे गए हैं, जिनमें कई स्थानीय अधिकारी शामिल थे। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने मृतकों की संख्या 10 बताई है। हालांकि ये स्पष्ट नहीं किया गया कि कितने चरमपंथी और कितने नागरिक थे। इजरायली सेना ने कहा कि बालबेक क्षेत्र में हिजबुल्लाह की मिसाइल इकाई के 3 अलग अलग कमांड केंद्रों में कई सदस्यों को खत्म किया गया। सेना का दावा है कि मारे गए सदस्य इजराइल पर हमले की तैयारी में थे और अपनी ताकत बढ़ा रहे थे। हिजबुल्लाह के अधिकारियों ने मृतकों में 3 स्थानीय कमांडरों की पहचान भी की है। लेबनान स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि हमलों में 24 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 3 बच्चे भी शामिल हैं। रायाक अस्पताल के कार्यकारी निदेशक अली अब्दुल्लाह के अनुसार हमला सूर्यास्त के बाद हुआ। उन्हें 10 शव और 21 घायल मिले। मृतकों में 2 गैर लेबनानी भी शामिल हैं। एक सीरियाई पुरुष है और एक इथियोपियाई महिला है। घायल लोगों में 5 सीरियाई और 3 इथियोपियाई थे। इथियोपियाई प्रवासी अक्सर लेबनान में घरेलू कामगार के रूप में काम करते हैं। 2023 को हमास के इजराइल पर हमले और गाजा युद्ध के बाद हिजबुल्लाह ने लेबनान से रॉकेट दागना शुरू किया था, जिस पर इजराइल ने जवाबी कार्रवाई की है, जवाबी हवाई हमले किए हैं और आखिरकार गोलीबारी जब की गई तो ये तस्वीरें सामने आई है, जिसमें हिजबुल्लाह के 8 सदस्य मारे गए हैं। बालबेक क्षेत्र में तनाव बढ़ चुका है और ये बताया जा रहा है कि इजराइल द्वारा ये हमला सूर्यास्त के बाद किया गया है।
आगे बढ़ते हुए रूस और यूक्रेन की बात भी कर लेते हैं, जिनके बीच जंग पिछले 4 सालों से बदस्तूर जारी है। इसी कड़ी में यूक्रेनी ड्रोन ने रूस के अंदर एक महत्वपूर्ण औद्योगिक ठिकाने को निशाना बनाया है। रिपोर्ट ये कह रही है कि यह जगह एक प्रमुख सरकारी मिसाइल फैक्ट्री थी। स्थानीय स्वास्थ्य मंत्री सरगेई बागिन ने अपने टेलीग्राम पोस्ट में बताया कि हमला उडमर्ट गणराज्य में हुआ। इसमें 11 लोग घायल हुए, जिनमें से 3 को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। क्षेत्रीय प्रमुख एलेक्जेंडर ब्रेचालोव ने भी बताया कि यूक्रेन की ओर से ड्रोन हमला किया गया, जिससे लोगों को चोटें और नुकसान हुई। हालांकि उन्होंने हमले के स्थल का नाम साझा नहीं किया। दावा किया गया कि यूक्रेनी ड्रोन ने वोटकिंस्क मशीन बिल्डिंग प्लांट को निशाना बनाया। ये फैक्ट्री रूस का प्रमुख सरकारी रक्षा उद्यम है और इसमें इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइलें बनाई जाती हैं। इन मिसाइलों का इस्तेमाल अक्सर यूक्रेन के खिलाफ किया जाता है। इसके अलावा ये फैक्ट्री परमाणु क्षमता वाली अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलें भी बनाती हैं। यह दावा स्थानीय निवासियों की वीडियो फुटेज के विश्लेषण पर आधारित है। वहीं यूक्रेनी अधिकारियों की ओर से इस हमले पर तुरंत कोई टिप्पणी नहीं आई है। वोटकिंस्क फैक्ट्री यूक्रेन से 1400 किलोमीटर से अधिक दूर है, लेकिन इस हमले ने रूस की सुरक्षा और महत्वपूर्ण सैन्य स्थलों की संवेदनशीलता को उजागर किया है। स्थानीय निवासियों ने रात के दौरान 3 विस्फोटों की आवाजें सुनी। इस घटना से रूस और यूक्रेन के बीच बढ़ते तनाव का नया संकेत मिलता है और क्षेत्र में सुरक्षा की स्थिति और अधिक संवेदनशील हो गई है। यूक्रेनी ड्रोन ने रूस पर मिसाइल अटैक किया है, मिसाइल प्लांट पर अटैक किया है, जिससे रूस की सुरक्षा प्रणाली को लेकर एक बड़ा खतरा पैदा हो गया है। वोटकिंस्क फैक्ट्री पर हमले से गंभीर नुकसान की खबरें हैं। बिल्डिंग प्लांट को यूक्रेन ने निशाना बनाया है और इस तरह से अगर देखा जाए तो 4 सालों से चला आ रहा ये विवाद और बढ़ने वाला है, क्योंकि 4 सालों से बदस्तूर ये युद्ध जारी है, जो अब भी गाहे बगाहे गर्माहट ले लेता है और यूक्रेन के इस ताजा हमले ने एक बार फिर से तनाव और ज्यादा बढ़ा दिया है। इधर ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव की भी बात कर लेते हैं। बढ़ते तनाव के बीच तेहरान ने समंदर में खतरनाक कदम उठाया है। ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य में सयाद 3G मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा और वैश्विक तेल व्यापार पर चिंता बढ़ गई है। यह कदम अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए एक चेतावनी भी माना जा रहा है। इस मिसाइल परीक्षण का इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC नेवी के स्मार्ट कंट्रोल ऑफ द स्ट्रेट ऑफ होर्मुज अभ्यास के दौरान देखने को मिला। सयाद 3G मिसाइल शहीद सयाद शिराजी युद्धपोत से लॉन्च की गई, जो शहीद सुलेमानी क्लास का तीसरा जहाज है। इस जहाज का नाम 2020 में अमेरिकी ड्रोन हमले में मारे गए जनरल कासिम सुलेमानी के सम्मान में रखा गया। सयाद 3G मिसाइल सयाद 3 का नौसैनिक संस्करण है। इसमें वर्टिकल लॉन्च सिस्टम VLS है और इसकी रेंज लगभग 150 किलोमीटर है। यह मिसाइल फाइटर जेट्स, ड्रोन, पेट्रोल एयरक्राफ्ट और कुछ क्रूज मिसाइलों को स्वतंत्र रूप से डिटेक्ट और नष्ट कर सकती है। शहीद सयाद शिराजी जहाज पर 6 ऐसी मिसाइलों के लिए बड़े VLS साइलो हैं, जिससे ये मोबाइल एयर डिफेंस हब भी बन जाता है। इससे जहाजों के चारों ओर 150 किलोमीटर तक का एरिया डिफेंस बबल बनता है, जो होर्मुज जैसे महत्वपूर्ण जलमार्ग में ईरान की रक्षा क्षमता को और ज्यादा मजबूत कर देता है। ईरान ने अमेरिका को चेतावनी भी दी है। IRGC अधिकारियों का कहना है कि यदि उसके क्षेत्र पर कोई हमला या गोलीबारी होती है तो वो अमेरिकी संपत्तियों और हितों पर निर्णायक और भारी प्रतिक्रिया देगा। इस परीक्षण ने ईरान की नौसैनिक शक्ति को और बहुमुखी और रक्षात्मक बना दिया है। यानी ईरान लगातार अपनी रक्षात्मक प्रणाली को बढ़ा रहा है और यही वजह है कि ईरान ने होर्मुज में मिसाइल का जब परीक्षण किया तो उसने एक बड़ा मैसेज दिया है। सयाद 3G समुद्री सुरक्षा क्षमता बढ़ाई गई है। अमेरिका को एक तरह से यह सीधी चेतावनी है और प्रतिक्रिया इस पर निर्णायक होगी। ईरानी नौसेना ने रणनीतिक शक्ति दिखाकर एक बड़ा मैसेज, एक बड़ा संदेश अमेरिका को देने की कोशिश की है।
ईरान में विरोध प्रदर्शन के 40 दिन के बाद जनता ने एक बार फिर सड़कों पर आवाज उठाना शुरू कर दिया है। वीडियो फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिनमें सैकड़ों छात्रों को मार्च करते हुए, नारे लगाते हुए देखा जा सकता है। शनिवार को तेहरान और मशहद के यूनिवर्सिटी कैंपस में यह प्रदर्शन खासतौर पर बड़ा और संगठित दिखा। शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी और अमीर कबीर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में छात्रों ने रैलियां निकाली। इन रैलियों में मेडिकल साइंसेज यूनिवर्सिटी के छात्र भी शामिल हुए। राजधानी की शरीफ यूनिवर्सिटी में छात्रों ने ईरानी झंडा लिए सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के खिलाफ तानाशाह की मौत के नारे लगाए। इसके साथ ही सरकार विरोधी और राजशाही समर्थक नारे भी लगाए गए। तेहरान की शाहिद बिश्ती यूनिवर्सिटी में छात्र शांतिपूर्ण धरना देते दिखे। वहीं अमीर कबीर यूनिवर्सिटी की फुटेज में छात्र अधिकारियों के खिलाफ जोरदार नारे लगाते हुए नजर आए। दूसरी ओर मशहद में छात्रों ने आजादी आजादी के नारे लगाए और अपने साथियों से अपने अधिकारों के लिए आवाज ऊंची करो की अपील की। ये ताजा विरोध प्रदर्शन पिछले महीने हुई हिंसा और दिसंबर के अंत में बड़े पैमाने पर हुए प्रदर्शन की कड़ी है। दिसंबर में हुए प्रदर्शन आर्थिक परेशानियों और रोजगार, महंगाई जैसी समस्याओं को लेकर शुरू हुए थे। धीरे धीरे ये प्रदर्शन पूरे देश में फैल गए और राजनीतिक विरोध का रूप ले लिया। छात्र और युवा वर्ग ने इसे अपनी आवाज बनाने का माध्यम बताया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही फुटेज से साफ दिखाई दे रहा है कि छात्र अपने अधिकारों और आजादी के लिए एकजुट हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इन ताजा रैलियों से ईरान में राजनीतिक तनाव और ज्यादा बढ़ सकता है। तो ईरान में एक बार फिर से छात्रों ने विरोध शुरू कर दिया है। तेहरान और मशहद यूनिवर्सिटी के कैंपस में ये तस्वीरें जो आ रही हैं वो उसी कैंपस की है जहां पर छात्र प्रदर्शन करते हुए नजर आए। छात्रों ने तानाशाह की मौत के नारे लगाए हैं। दिसंबर के बाद से ही देश में विरोध की लहर बढ़ गई थी, जिसने एक बार फिर से जोर पकड़ लिया है। और आगे बढ़ते हैं, कैलिफोर्निया की भी बात कर लेते हैं, जहां सिएरा नेवादा में भारी एवलांच ने सभी लोगों को हिला दिया है। अधिकारियों के अनुसार 9 बैककंट्री स्कीयर्स की मौत हो गई है। यह हादसा मंगलवार को कैंसल पीक के पास हुआ। लेक ताहो क्षेत्र में हुआ है यह हादसा, जब तेज बर्फबारी और कठिन मौसम ने बचाव कार्य को मुश्किल बना दिया। नेवादा काउंटी के शेरिफ लेफ्टिनेंट डेनिस हैक ने बताया कि खोज टीम ने 8 मृतकों तक पहुंच बनाई है और एक अन्य व्यक्ति को ढूंढा गया है जो हिमस्खलन के बाद से ही लापता था और मृत माना जा रहा था। नवा पीड़ित अन्य शवों के काफी करीब पाया गया, लेकिन उस समय सफेदी छाई होने के कारण उसे देखा नहीं जा सका। इसके अलावा 6 महिला स्कीयर्स की भी मौत हुई है जो करीबी मित्रों के समूह में थी। सभी लगभग 40 साल के थे और सैन फ्रांसिस्को बे एरिया, आइडाहो और लेक ताहो में रह रहे थे। परिवार ने शोक व्यक्त करते हुए गोपनीयता की अपील की और कहा कि उनका ध्यान बच्चों को इस भयंकर हादसे से बचाने और महिलाओं के जीवन का सम्मान करने पर है। हिमस्खलन के बाद 2 दोस्त और 4 अन्य लोग बचाए गए, जिनमें से एक गाइड भी शामिल था। स्थानीय प्रशासन ने चेतावनी दी कि बर्फबारी और मौसम की वजह से पर्वतीय क्षेत्रों में जोखिम अभी भी बना हुआ है, इसलिए सावधानी बरतना जरूरी है। कैलिफोर्निया से खबर है, जहां पर भारी बर्फबारी और एवलांच ने 9 बैक कंट्री स्कीयर्स की जान ले ली है। खोज अभियान में जो खोज अभियान था, थोड़ी मुश्किलें आई क्योंकि लगातार बर्फबारी हो रही थी। इन सब के बीच जो खबर मिली है उसके अनुसार 6 महिला स्कीयर्स की मौत इस हादसे में हो चुकी है। इधर नवंबर 2025 में हांगकांग के ताइपो जिले के वोंग फुक कोर्ट हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में लगी भयानक आग ने पूरे शहर को झकझोर दिया। यह आग 7 इमारतों में तेजी से फैल गई और 168 लोगों की जान चली गई है। हादसे के 3 महीने बाद भी हजारों लोग अपने स्थायी घरों से दूर अस्थायी ठिकानों में रहने को मजबूर हैं। भयानक हादसे के बाद सरकार ने बड़ा पुनर्वास प्लान घोषित किया है। योजना के अनुसार जले हुए घरों के मालिकों से उनके स्वामित्व अधिकार वापस खरीदे जाएंगे और उन्हें फ्लैट एक्सचेंज का विकल्प भी दिया जाएगा। करीब 1700 फ्लैट्स के अधिकार खरीदे जाने का अनुमान है। इसके लिए कुल 6.8 अरब हांगकांग डॉलर खर्च होने का अनुमान है। इसमें से
में 4 अरब हांगकांग डॉलर सरकारी फंड से आएंगे, जबकि 2.8 अरब डॉलर राहत कोष से दिए जाएंगे। बीमा कंपनियों से मिलने वाला मुआवजा जोड़ने के बाद सरकारी खर्च और कम हो सकता है। मकान मालिकों को 2 दरों पर भुगतान का विकल्प दिया गया है। जिन्हें जमीन प्रीमियम नहीं देना है उन्हें 8,000 हांगकांग डॉलर प्रति वर्ग फुट मिलेगा। जिन्हें जमीन प्रीमियम देना होता है उन्हें 10,500 हांगकांग डॉलर प्रति वर्ग फुट दिया जाएगा। ये रकम इतनी है कि लोग नया और स्थायी घर खरीद सके। करीब 4,600 किराएदार जो लगभग 2,000 यूनिट्स में रहते थे, उनके लिए भी अपार्टमेंट एक्सचेंज योजना लाई गई है। जो लोग बड़ी नकद राशि नहीं लेना चाहते, वे सीधे सरकारी योजना के तहत नया फ्लैट चुन सकते हैं। मार्च में मकान मालिकों से संपर्क किया जाएगा और इस साल की तीसरी तिमाही तक भुगतान पूरा करने की कोशिश भी की जाएगी। एक्सचेंज योजना चुनने वाले लोग सितंबर से नए घर चुन सकेंगे। सरकार ने कहा है कि हादसे वाली 7 इमारतों को गिराया जाएगा और वहां फिर से मकान नहीं बनाए जाएंगे। इस जगह को पार्क या सामुदायिक सुविधाओं में बदल दिया जाएगा। जांच में सामने आया है कि मेंटेनेंस के दौरान इस्तेमाल की गई खराब जाली और फोम बोर्ड की वजह से आग तेजी से फैली थी। कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है और एक स्वतंत्र समिति मामले की जांच जारी रखे हुए है। तो हांगकांग आग के पीड़ितों के लिए पुनर्वास योजना की नींव रख दी गई है। वोंग फुक कोर्ट हादसे के बाद फ्लैट एक्सचेंज की स्कीम रखी गई है। 7 इमारतें इसमें जल गई थी इस अग्निकांड में। उस जगह पर जहां पर यह हादसा हुआ था वहां पर इमारतें नहीं बनाई जाएंगी, बल्कि उस जगह पर पार्क बनाया जाएगा और मकान मालिकों और किराएदारों को मुआवजा और फ्लैट एक्सचेंज स्कीम का विकल्प सामने रख दिया गया है।